हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 30 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 पीएम नरेंद्र मोदी चेयर्ड एज 45th मीटिंग ऑफ प्रगति। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टी एन प्रगति? ट्रांजैक्शन, ट्यूशन, टाइमली या टेस्टिंग? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिसंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 45वीं बैठक की। इसमें जो प्रगति नाम लिखा हुआ है, इसमें टी की फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखी दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टाइमली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइमली। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। Prime Minister Narendra Modi recently chaired the 45th meeting. In this 45th प्रगति मीटिंग, Prime Minister नरेंद्र मोदी reviewed 8 important projects. तो इस मीटिंग के दौरान मोदी जी ने 8 important projects के बारे में बात कही, जिसमें से 6 के बारे में उन्होंने बताया कि वो मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं इन अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एंड 1 ईच वॉज रिलेटेड टू रोड कनेक्टिविटी, और उसमें से 2 जो और हैं वो रोड कनेक्टिविटी से संबंधित हैं, एक रोड कनेक्टिविटी से और एक थर्मल पावर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विच इज द वर्ल्ड्स टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट कंट्री विद $129 बिलियन? तो मतलब कहने का क्या है कि इसमें कहा गया है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि $129 बिलियन के साथ में सबसे शीर्ष प्रेक्षण प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना है। ये आपको बताना है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, चाइना या इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। 2023 में भी इंडिया टॉप पर रहा था और 2024 में भी टॉप पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर रहा है इंडिया, दूसरे नंबर पर रहा है मैक्सिको, तीसरे नंबर पर रहा है चाइना, चौथे नंबर पर रहा है फिलीपींस और पांचवें नंबर पर रहा है पाकिस्तान। $129 बिलियन के साथ इंडिया टॉप पर रहा है। ये रेमिटेंस होता क्या है, तो ये प्रेक्षण होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे देश के जो नौजवान हैं या फिर जो भी कार्य कर रहे हैं बाहर और देशों में, वो अपना पैसा घर भेजते हैं, तो उस पैसे पर जो जितना पैसा पहुंचता है उसको प्रेक्षण कहते हैं। एक तरीके से उसको कहते हैं प्रेक्षण, यानी कि उसको कहते हैं रेमिटेंस। और ये सबसे ज़्यादा किसके पास आया है? इंडिया के पास आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की है? हु हैज लॉन्च द फर्स्ट वाइन टूरिज्म पॉलिसी? उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने वाइन पर्यटन नीति लॉन्च की है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर बात करें, रिसेंटली उत्तराखंड हैज लॉन्च इट फर्स्ट वाइन टूरिज्म पॉलिसी एंड हैज ऑल्सो स्टार्टेड द फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट इन कोटद्वार, उत्तराखंड। तो ये पहली जो वाइन टूरिज्म पॉलिसी है, यानी कि वाइन पर्यटन नीति है, ये उत्तराखंड ने चालू की है और फर्स्ट वाइन प्रोडक्शन यूनिट भी चालू की है। कहाँ पर? कोटद्वार, उत्तराखंड में। सो इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू नो द हिस्ट्री ऑफ वाइन, अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है वाइन के इतिहास के बारे में जानना चाहता है, शराब के इतिहास के बारे में जानना चाहता है, तो वो जान सकता है यहाँ पर आकर। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, किसको कैसे बनाया जाता है, एंड कैन टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स, और यहाँ पर आकर वह अलग अलग शराबों के उनको चख सकता है और टेस्ट कर सकता है उनको। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट टूरिज्म, तो पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो और देख लेते हैं इसके बारे में। और किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की? तो उत्तराखंड ने शुरू की। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो राजस्थान बना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना कर्नाटक। एथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बिहार बना। ड्रग नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो हिमाचल प्रदेश बना। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो उत्तराखंड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ये किन 2 देशों के बीच में होती है? तो एक तो इंडिया ही है इसमें, दूसरा आपको बताना है। ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सूर्य किरण जो एक्सरसाइज होती है वो नेपाल के साथ में होती है। ये अब की बार कौन सा वाला एडिशन हुआ है? तो ये अब की बार इसका 18th एडिशन हुआ है, इसका 18वां संस्करण हुआ है। 31 दिसंबर 2024 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक ये चलेगी। कहाँ पर होगी ये? तो ये जानना जरूरी है, ये कहाँ पर होगी कि नेपाल के सिलझंडी में। 17वां जो एडिशन हुआ था 2023 में हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो इसमें 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की टुकड़ी हिस्सा लेगी। 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की टुकड़ी ये स्वतंत्रता के बाद गठित होने वाली भारतीय सेना की पहली रेजिमेंट है। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना की पहली रेजिमेंट है गोरखा राइफल्स। अब बात किसकी हुई है हमारी? तो हमारी बात हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज की। तो देख लेते हैं रिसेंट ईयर में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई हैं। तो सिनपैक्स का फर्स्ट एडिशन हुआ है, और ये सिनपैक्स किसके बीच में होती है? तो इंडिया और कंबोडिया के बीच में होती है, और हुई कहाँ पर है? पुणे में हुई है। अग्नि वॉरियर का 13th एडिशन ये किसके बीच में हुआ है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है, देवलाली महाराष्ट्र में। वज्र प्रहार ये भारत और यूएसए के बीच में होती है, कहाँ पर हुई है? यूएसए में हुई है। गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होती है, और हुई कहाँ पर है? इंडोनेशिया में हुई है। ऑस्ट्रा हिंद की बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है, नाम से पता चल रहा है। ये हुई कहाँ पर है? तो पुणे में हुई है। पूर्वी प्रहार ये तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं, अरुणाचल प्रदेश में ये एक्सरसाइज हुई है। रिप्रेक्स की बात करें तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज है, और हुई कहाँ पर है? पारादीप उड़ीसा में हुई है। संयुक्त विमोचन ये भारतीय सेना की एक एक्सरसाइज है, हुई कहाँ पर? अहमदाबाद और पोरबंदर में हुई है, गुजरात के अंदर। सारेक्स एक्सरसाइज ये भी इंडियन कोस्ट गार्ड की एक एक्सरसाइज है, कोच्चि केरला में हुई है। सिम्बेक्स की बात करें तो नाम से पता चल रहा है सिंगापुर इंडिया मल्टीलेटरल बायलेटरल एक्सरसाइज, यानी कि ये एक तरीके से विशाखापट्टनम में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में पीएम स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति कार्ड वितरण किए गए? हाउ मेनी प्रॉपर्टी कार्ड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर पीएम स्वामित्व योजना? 50 लाख से अधिक, 60 लाख से अधिक, 70 लाख से अधिक, या 80 लाख से अधिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत। इसके बारे में और जान लेते हैं। On 27th December 2024, PM Prime Minister Narendra Modi provided property cards to more than 50 lakh property owners in more than 46,000 villages. तो 40,000 गाँव में 50 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी ओनर्स को ये प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए गए हैं। अब इनकी बात करें तो ये स्कीम कब चालू हुई थी? तो ये स्कीम कब चालू हुई थी? 24 अप्रैल 2020 में इस स्कीम को चालू किया गया था। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है? तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत आती है। एट प्रेजेंट इट हैज़ बीन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड इन त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड एंड हरियाणा। तो ये जो स्कीम है फुल्ली यानी कि पूरी तरीके से त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हुज चेयरमैनशिप did RBI constitute a committee to lead the use of AI in the financial sector? तो बात की जा रही है हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में AI के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? पुष्पक भट्टाचार्य, शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा या अभय पाठक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक भट्टाचार्य। तो पुष्पक भट्टाचार्य के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य होगा AI का नैतिक इस्तेमाल करना। इसके बारे में और जान लेते हैं। द पैनल विल बी हेडेड बाय द प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य ऑफ IIT मुंबई। तो IIT मुंबई के जो हेड हैं, प्रोफेसर हैं पुष्पक भट्टाचार्य, इस पैनल के हेड रहेंगे। हु इज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिकमेंड अ गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर द सेफ एंड एथिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AI इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो भारतीय जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें AI का एक एथिकल इम्प्लीमेंटेशन हो, ये इसका उद्देश्य है। सो दैट द यूज ऑफ AI इज सच दैट द ट्रस्ट ऑफ द कस्टमर्स इज मेंटेन। जिससे कि क्या हो, जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनका विश्वास बना रहे, उनका डाटा जो है वो सेफ बना रहे। देयर इज नो लॉस और इनजस्टिस ऑफ एनी काइंड इन द फाइनेंशियल सेक्टर।
अब बात एआई से रिलेटेड हुई है तो देख लेते हैं एआई से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, इनको देख लेते हैं। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में हुआ। इसका नाम क्या है, जो एआई सिस्टम है उसका नाम क्या है, पेंटोरा। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया गया, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने किया है इसको। दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है, तो केंजा लेली बनी है। रिलायंस ग्रुप ने लॉन्च किया है एक एआई सूट, इसका नाम क्या है, ब्रेन। एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूफोस को लॉन्च किसने किया, अमेजोन ने किया है। सेबी ने एआई चैटबॉट सर्विस जो एक लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, सेवा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो ये कहाँ पर हुआ, तो ये हैदराबाद के अंदर हुआ। पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि कहाँ हुई है, तो फ्रांस में हुई है। और किन किन के बीच में हुई है, यूएसए, यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन, तो इन तीनों के बीच में हुई है। टाइम्स के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, तो भारतीय कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव को इसमें शामिल किया गया था। ए आई सी टी ई हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ए ने ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है 2025 को, ये भी आपको याद रखना है। ए की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब बात आरबीआई की हुई है तो आरबीआई के बारे में जानना जरूरी है। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और इसका नेशनलाइजेशन यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 में हुआ था। अगर इसके हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वो कहाँ पर है, मुंबई में है। इसको किसकी सिफारिश पर बनाया गया था, तो इसको यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर बनाया गया था। गवर्नर्स इसके पहले सबसे पहले गवर्नर कौन रहे थे, तो ये सर ऑस्बर्न स्मिथ रहे थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन रहे थे, सीडी देशमुख रहे थे। प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया लीग 2024 एंड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली, राउरकेला, इंदौर या फिर पुणे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। तो राउरकेला में हुआ है। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो ये 6th एडिशन है इसका। 28 दिसंबर 2024 से लेकर 1 फरवरी 2025 तक ये टूर्नामेंट होगा। पहली बार इसमें महिला टूर्नामेंट भी होगा। पुरुषों का जो टूर्नामेंट हो रहा है वो उड़ीसा के राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम हो रहा है, जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम है, सबसे बड़ा स्टेडियम है हॉकी का भारत में। महिलाओं का जो टूर्नामेंट होगा वो रांची में मारंग गांव के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में होगा। अब बात हॉकी से रिलेटेड हुई है तो हॉकी से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। 10th जूनियर मेंस एशिया हॉकी कप 2024 कहाँ पर हुआ, तो ये ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। इसमें इंडिया ने इस खिताब को जीता था पाकिस्तान को हराकर। 9th जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप 2024 ये भी मस्कट में हुआ था। इंडिया ने इसको भी जीता है, इसमें चाइना को हराया था। FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला, तो हरमनप्रीत सिंह को मिला। मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर किसको मिला, तो PR श्रीजेश को मिला। अब बात हॉकी की हुई है तो हॉकी की जो सर्वप्रथम और सबसे मेन जो संस्था है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की बात करें तो इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो मुख्यालय वो लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और हेड इसके कौन है, मोहम्मद तैयब इकराम हैं। 1928 में भारत FIH का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन हैं, दिलीप तिर्की हैं। एशियन हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, तो इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। हॉकी से रिलेटेड कप एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप, आका खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप एंड रणजीत सिंह कप, बैटन कप एंड इंदिरा कप आर ऑल रिलेटेड टू हॉकी। अब बात करते हैं बैडमिंटन की। तो हाल ही में 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ द 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, परुली कश्यप, M रघु, श्रीकांत किदाम्बी या H प्रणय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, M रघु। इसके बारे में और जान लेते हैं। तो इसमें मेल सिंगल विनर कौन रहा है, M रघु रहे हैं जो कि कर्नाटक के हैं। फीमेल में कौन रहा है, तो देविका सहवाग रही हैं जो कि हरियाणा की हैं। इसका ये 86वां एडिशन हुआ है। हुआ कहाँ पर है, बेंगलुरु में।
ये आपको याद रखना है। अब कुछ टूर्नामेंट्स देख लेते हैं बैडमिंटन रिलेटेड। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर हुई? तो लखनऊ में हुई। इसका वुमेन सिंगल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता था। मेन सिंगल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता था। बोन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि जर्मनी में हुआ, वुमेन सिंगल में इसमें तन्वी शर्मा ने खिताब को जीता था। BWF मलेशिया मास्टर्स की बात करें तो इसमें मेन सिंगल का खिताब विक्टर एक्सेलसन ने जीता जो कि डेनमार्क के हैं, और वुमेन सिंगल वांग जी ही ने जीता जो कि चाइना की हैं। और सेकंड में इसमें कौन रहा था? पीवी सिंधु रही थी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, मेंस डबल वॉन किया था इसमें, और थाईलैंड ओपन में मेंस डबल जीता था। 2023 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्होंने जीता था। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 मलेशिया में हुई। इंडिया वुमेन टीम ने गोल्ड जीता था इसमें। 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होगी? तो ये गुवाहाटी में होगी। साई प्रणीत की बात करें तो इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, और केंटो मोमोटा जापान के हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली है। अब बात बैडमिंटन की हुई तो बैडमिंटन से रिलेटेड जितने भी कप वगैरह हैं उनको देख लेते हैं। थॉमस कप, ओबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप और रहमतुल्ला कप और चड्डा कप, इन सब का संबंध किससे? बैडमिंटन से है। जिसमें थॉमस कप मेल का एक टूर्नामेंट है, ओबेर कप वाला जो टूर्नामेंट होता है वो फीमेल्स का होता है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, एंड हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है। एंड हेडक्वार्टर जो हेड है इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा हैं जो कि असम के CM भी हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसकी भी स्थापना 1934 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक हेयर लार्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अनवेल्ड द जेटसन ऑरेन नैनो कंप्यूटर सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर? तो हाल ही में जेटसन ऑरेन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया या IBM? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनवीडिया। तो एनवीडिया ने इसका अनावरण किया है। ये जेटसन ऑरेन नैनो सुपर जनरेटिव AI सुपर कंप्यूटर है। ये एक हथेली में भी आ जाए इतना छोटा का सुपर कंप्यूटर है। देखिए, अगर बात करते हैं हम सुपर कंप्यूटर के इतिहास की, देख लेते हैं। तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसमें परम की जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म क्या है? पैरेलल मशीन। विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है जो कि US का है। कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करेगा? तो कनाडा करेगा। रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर में अब तक जो माइक्रोसॉफ्ट OS चल रहा था, अब उसकी जगह पर कौन जगह लेगा? तो माया OS जगह लेगा। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल OS कौन सा बना है? तो भार OS बना है। इसको डेवलप किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। नरेंद्र मोदी ने पुणे, दिल्ली, कोलकाता शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए, और इसी के साथ अर्का और अरुणिका 2 का भी उद्घाटन किया। तो याद रखना है, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए हैं। इसके साथ साथ अर्का और अरुणिका 2 भी उद्घाटन किया है। तो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के धन्यवाद, और ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके, पॉसिबल हो सके शेयर करें। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाएं, जो भी करो आप शेयर करो वीडियो।